शुभ संध्या। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 786 डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि IFPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी की विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज की इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर नेहा कक्कर मैम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी एंड इट्स कोरिलेशन विथ होम्योपैथी। मैं मैम से आग्रह करूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। धन्यवाद डॉक्टर निशांत। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ और IFPH और सानी सर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आज के सेशन प्रेजेंट करने का मुझे मौका दिया है। और IFPH में सभी जानते हैं कि एज अ मॉडरेटर मैं काफी दिनों से जुड़ी हुई हूँ और बीच में मैं प्रेजेंटेशन भी देती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं भी शेयर स्क्रीन कर रही हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है। Okay. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसका, और उसका होम्योपैथी से हम क्या कोरिलेशन बिठा सकते हैं और किस तरह से हम फ्यूचर में होम्योपैथी के साथ साइकोलॉजी के अलग अलग टूल्स और अलग अलग टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स के साथ काम कर सकते हैं, और किस तरह से हम अलग अलग जो साइकोलॉजिकल केसेस हैं उसमें हम कैसे साइकोलॉजी का यूज कर सकते हैं होम्योपैथी के साथ साथ, उसके ऊपर हम आज चर्चा करें। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डॉक्टर हैनेमन से। डॉक्टर हैनेमन अपने आप में एक साइकेट्रिस्ट थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे, अपने टाइम से पहले के हम कह सकते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट थे वो। क्योंकि जैसे डिस्क्राइब किया गया, वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉट द वेरी फर्स्ट टू एडवोकेट द ट्रीटमेंट ऑफ द इंसेन बाय माइल्डनेस रेदर देन कोएशन। वो कुछ ऐसे कम डॉक्टर्स में से एक ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने, क्योंकि वो उस ईरा में पैदा हुए थे जहां पे जो मेंटली इल पेशेंट या जो इंसेन पेशेंट या जिनको हम पागल कहते हैं, ऐसे पेशेंट्स का जो इलाज है बहुत ही अमानवीय तरीके से होता था। मतलब उनके लिए अलग से इंसीन असाइलम्स तो होते थे, वहां पे उनकी तरह जानवरों को जैसे बर्ताव किया जाता था, उन्हें चेन से बांध के रखते थे, उनको इलेक्ट्रिक शॉक देते थे, इवन उनके स्कल में ड्रिल घुसाई जाती थी ये देखने के लिए कि इसके दिमाग में कहाँ गड़बड़ है कि ये पागल हो गया है और इसको इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और वो ऐसी ही रहती जहाँ पे मेंटली इल पेशेंट्स बहुत तादाद में थे, क्योंकि वो ईरा थी सप्रेशन की। वहां पे इतना एक्सप्रेशन नहीं था, जितने भी इमोशंस और जो थॉट्स है उनको फ्रीली एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया जाता। तो इसकी वजह से मेंटली इल पेशेंट्स उस ईरा में बहुत ज्यादा होते थे। लेकिन क्योंकि उस टाइम ऐसा हमारी इंसाइट नहीं थी, फिजिशियंस की, डॉक्टर्स की भी ऐसी इंसाइट नहीं थी कि ये बीमारियां क्यों होती हैं, किस तरह से होती है, तो इस तरह का इनह्यूमन ट्रीटमेंट तब मेंटली इल पेशेंट्स के लिए साथ किया जाता था, इस तरह का मैंने बताया। और उनको अ, खाना भी नहीं देते थे, बहुत ही वायलेंट तरीके से उनको ट्रीट किया गया था। तो डॉक्टर हेनेमन जो थे वो उनमें से कुछ ऐसे डॉक्टर्स में से पहले डॉक्टर थे जिन्होंने ये एडवोकेट किया था कि उनको हमें माइल्डली, बहुत कंपैशन से, बहुत प्यार से ट्रीट करना है, एज अ इंसान समझ के ट्रीट करना है, ना कि कोई ऐसा जानवर या कोई ऐसा चीज समझ के सेवन करना है जिसको हम फेंक देते हैं या इसको हम कोने में डाल देते हैं। आज की डेट में भी हम कई बार देखते हैं कि हमारे हाउस होल्ड्स में जिनको मेंटली प्रॉब्लम हो जाती है या जो उसकी वजह से, मेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से डिसफंक्शनल हो जाते हैं, तो उनके साथ बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इस पर्सपेक्टिव को हमें बदलना पड़ेगा, और एज अ होम्योपैथ हमें ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम मेंटल सिम्टम्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और मेंटली इल पेशेंट को किस तरह से ट्रीट करना है उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये जो डॉक्टर हेनेमन थे वो बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट थे। उन्होंने एक मेंटल असाइलम भी खोला था
ये क्लॉकेनबर्ग में यहाँ पे ये बताया गया है, जहाँ पे उन्होंने उन्हें अपॉइंट किया था एज अ फिजिशियन बाय द ड्यूक। ड्यूक मतलब जो हाईएस्ट, जिस तरह से हमारे जैसे मेयर या जो चीफ मिनिस्टर होते हैं सिटीज के, उन्होंने उनको अपॉइंट किया था मेंटल असाइलम के एज अ फिजिशियन, चीफ फिजिशियन। और वहां पे उन्होंने वहां का जो चांसलर था उसके प्राइवेट सेक्रेटरी हु हैड बिकेम इनसेन, जो पागल हो गया था, उसका ट्रीटमेंट किया था। और हैनमैन ने खुद ये केस इस तरह से डिस्क्राइब किया है कि wife of F.A. Kloppenberg, the Hanoverian Minister of Police, Secretary to the Chancellor of Hanover, उन्होंने ये आर्टिकल देखा और एडिटर से रेफर किया हैनिमन के बारे में, और हैनिमन का नाम वहां तक पहुंच गया था। जो सेक्रेटरी जो था, चांसलर का सेक्रेटरी डॉक्टर जो था, उनको डॉक्टर विचमैन, वहां के काफी फेमस कोर्ट फिजिशियन थे, उन्होंने उनको ठीक किया था। लेकिन इंटरव्यू जब उन्होंने उनकी वाइफ ने, जो जो पेशेंट था उसकी वाइफ ने हैनुमैन का इंटरव्यू लिया, लेकिन तब भी उसके हस्बैंड पूरे ठीक नहीं थे, तो हैनुमैन को चार्ज दिया गया कि उनको ठीक किया जाए। अब विंटर ऑफ 1791 टू 72 में मोस्ट फियरफुल मैडनेस डेवलप्ड इटसेल्फ। He was brought to the asylum toward the end of June 1792 in a very melancholy, melancholy मतलब बहुत ही सैडनेस और डिप्रेसिव स्टेट में उन्हें लाया गया था। उनके फेस में बहुत सारे लार्ज स्पॉट्स थे, डर्टी थे, और फेस पे इम्बेसाइल, इम्बेसाइल मींस एक तरह का स्टूपिड एक्सप्रेशन था, और दिन रात वो बहुत ही परेशान रहते थे, उनको बहुत सारी स्ट्रेंज हेलुसिनेशंस होती थी, बहुत सारे वर्ड्स वो प्रेयर्स रिसाइट करते थे बाइबल के, और अपने क्लोथिंग और बेडिंग यानी कि अपने कपड़े और जो बेड है उसको फाड़ देते थे, उसको पीस कर देते थे, और खुद को ये समझते थे कि मैंने ही सारे पागलों को ठीक किया है। तो इस तरह से एक मेनियक स्टेट थी उनकी। और हैनेमैन ने उनको 2 हफ्ते तक बिना कोई दवाई के पहले सिर्फ ऑब्जर्व किया। तो आप ये ऑब्जर्वेशन पावर देखिए डॉक्टर हैनेमैन की, कि 2 हफ्ते सिर्फ उन्होंने उस स्टेट को, जो इंसैनिटी की स्टेट है, उसको ऑब्जर्व किया, और तब तक उनके साथ वही जो पुराना तरीका था, बाय वायलेंस, बाय चेन्स, अब्यूज, विपिंग एंड डंजन से उनका ट्रीटमेंट किया जाता था, उनका ट्रीटमेंट किया गया। लेकिन बाद में डॉक्टर हैनुमैन ने उनको ठीक किया। अब यहाँ पे मेडिसिन का मुझे मेंशन नहीं मिला है कि कौन सी मेडिसिन दी गई, ठीक है ना, लेकिन हैनुमैन ने यहाँ पे इसको, इनको ठीक करते हुए ये मेंशन किया था कि हमें अच्छी तरह से पेश आना चाहिए पेशेंट के साथ, मेंटली इन पेशेंट के साथ, उनको एज अ ह्यूमन ट्रीट करना चाहिए, और माइल्ड, ऑब्वियसली विद माइल्ड ट्रीटमेंट, दैट इज होम्योपैथी, हाई डोजेस, जो हम 10 mg 1 mg और 0/1 0.2 ये जो सेंटीसिमल स्केल्स की हम बात करते हैं, उससे माइल्डली हम इंसेन पेशेंट्स को भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जांपल है कि हैनुमैन हिमसेल्फ इज अ साइकियाट्रिस्ट, ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट, और उन्होंने इंसैनिटी तक ट्रीट करी। अब आगे हम बढ़ते हैं मेडिसिन ऑफ ऑर्गेनॉन पे। तो डॉक्टर हैनुमैन ने अलग अलग जो अफोरिज्म्स हैं, स्पेशली अफोरिज्म 210 टू 230 में, वहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल डिजीजेस, उनके जो प्रोबेबल कॉजेज होते हैं, जो भी मेंटल सिम्टम्स है, हमें किस तरह से मेंटली इल पेशेंट का केस लेना चाहिए, और किस तरह से हमें ये चीज करनी चाहिए, उसके बारे में डॉक्टर हैनुमैन ने हमें बताया है। सॉरी। तो हम अफोरिज्म 210 टू 230 की हम बात करेंगे। मैं होप करती हूँ कि मैं बोर नहीं करूंगी यहाँ पे उसको एज एन इंटरेस्टिंग, लेकिन ये जरूरी है हमें जानना कि 210 से 230 में जो मेंटल सिम्टम्स के केसेस है, मेंटल डिजीजेस के केसेस हैं, उसको हमें किस तरह से लेना चाहिए, ठीक है ना, और किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए मेंटल डिजीजेस से, ये है। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, मैं उसी में से आपको पढ़ के बताऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहला जो 210 अफोरिज्म है, उसमें डॉक्टर हैनुमैन ने कहा है कि मेंटल डिजीज का जो ओरिजिन है वो होता है सोरा, यानी कि दे हैव सोरिक ओरिजिन। सोरिक ओरिजिन मतलब वो माइंड में शुरू होता है। मेंटल सोरिक जो ट्रेट होती है, सोरा मियाज्म जो होता है, उसमें शुरू होता है, और इन केसेस में टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स हमें लेनी चाहिए। और होम्योपैथिक मेडिसिन ही ऐसी मेडिसिन हैं जिन्हें कैपेसिटी होती है माइंड को ऑल्टर करने की। जैसे कि कोई भी ऑब्स्टिनेट या कोई भी वायलेंट अगर पेशेंट है, तो उसको होम्योपैथिक
जो दवा है उसको वो चेंज कर सकती है इनटू माइल्डनेस, मतलब जो भी कोई एक्साइटेड या हाइपर एक्साइटेबल स्टेट में पेशेंट होता है उसको माइल्ड कर सकती है, ठीक है ना, और इंटेलेक्ट को ऑल्टर कर सकती है। तो ये पावर सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन में होती है। जैसे मेमोरी वीक जिन लोगों की हो जाती है उसको शार्प कर सकती है, कोई जो इमोशनल आउटबर्स्ट होती है उनको काम कर देती है, वायलेंसनेस है, एंगर है, उसको काम डाउन कर देती है। तो ये पावर होम्योपैथिक मेडिसिन में ही होता है। और हमें मेंटल डिजीजेस में टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स, मतलब जो मेंटल सिम्टम्स है उन्हें भी लेना चाहिए और जो फिजिकल सिम्टम्स है उन्हें भी लेना चाहिए। अब हम आते हैं अफोरिज्म 211 में, कि जो डिस्पोजिशन है पेशेंट की वो मेन डिटरमिन करता है कि हम कौन सी मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है पेशेंट का, और बेस्ड ऑन द डिस्पोजिशन, जैसे हम डिस्पोजिशन कहते हैं कि इसका जो मियाज्म है वो, मतलब जो बैकग्राउंड है वो ट्यूबरकुलर है या फिर सिफिलिटिक है या सोरा है या साइकोटिक है, वो हमें देखना पड़ता है कि कहाँ से डिजीज एक्चुअली आ रहा है, उसका डिस्पोजिशन क्या है, उसकी वल्नरेबिलिटी क्या है पेशेंट की, उसके बेसिस पे, और उसकी बेसिस से जो सिम्टम्स वहां पे निकल के आते हैं उसको एज अ करेक्टरिस्टिक सिम्टम हमें लेना है, और वो ही हमें रेमेडी चूज करने में हेल्प करता है। 212 अफोरिज्म कहता है कि गॉड गॉड यानी भगवान ने इस फीचर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंस दी है, कि उन्होंने दवाई में ये पावर दी है कि वो मेडिसिनल सब्सटेंसेस में ऐसी पावर दी है कि वो डिस्पोजिशन और स्टेट ऑफ द माइंड को ऑल्टर कर सकता है, और किसी हेल्दी इंडिविजुअल में भी वही स्टेट डेवलप कर सकता है। जो हम प्रूविंग में हम कहते हैं, हम मेडिसिन देते हैं, वही सिम्टम्स निकल के आते हैं, और वही निकल के आते हैं जिन्हें हम किसी डिजीज, उसी डिजीज इंडिविजुअल को वही सिम्टम्स ठीक करने में, वही जो सिमिलिया का कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पे उसकी एक तरीके से मेंशन किया गया है कि भगवान ने ही वो पावर दी है होम्योपैथिक मेडिसिन में कि वो माइंड को ऑल्टर कर सकती हैं। अब नेक्स्ट अब हम आते हैं 213 पे। तो उसमें ये लिखा गया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ माइंड सिस्टम इन द सिलेक्शन ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी। जो माइंड और डिस्पोजिशन में, पेशेंट के माइंड और डिस्पोजिशन में जो चेंज आता है उसी बेसिस पे हमें मेडिसिन सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है ना, और वो मेडिसिन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पेशेंट के कैरेक्टरिस्टिक से मैच करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल दिया है एक्ोनाइट का, कि एक्ोनाइट उसी पेशेंट को क्योर करेगी जिसका डिस्पोजिशन एक्ोनाइट जैसा होगा। कोई काम और कंपोस्ट अगर डिस्पोजिशन का वो है पेशेंट है तो उसको एक्ोनाइट ट्रीट नहीं करेगी। इस तरह से पल्सिटिला है, अगर वो हैप्पी और खुश है और ऑब्स्टिनेट है तो उसको पल्सिटिला क्योर नहीं करेगी। इग्निशिया है, जो फ्राइटेंड होगी, जो वेक्स्ड होगी, उसी को ट्रीट करेगी। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो रेमेडी का डिस्पोजिशन है, रेमेडी का कैरेक्टरिस्टिक्स है, शुड एग्जैक्टली मैच विद द पेशेंट्स कैरेक्टरिस्टिक। जब वो सिम्टम्स और डिस्पोजिशन मैच होता है तभी रेमेडी काम करेगी। 214 में डॉक्टर हैनमैन कहते हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए हैं मेंटल डिजीजेस को क्योर करने के लिए, यानी कि वो सिमिलिया का कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया है कि जो मेंटल डिजीजेस आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड हेल्दी इंडिविजुअल बाय प्रोड्यूसिंग अ मॉर्बिड सिम्टम्स एज इन अ हेल्दी इंडिविजुअल। वही जो प्रूविंग का है उसी को उन्होंने इसको दोबारा कहा है कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर के रूल से जो हम चलते हैं कि जो सिमिलर सिम्टम्स जो एक हेल्दी इंडिविजुअल में प्रोड्यूस होते हैं मेडिसिन लेने के बाद, वही सिम्टम्स पेशेंट में हम उस मेडिसिन से क्योर कर सकते हैं। 215 बहुत ही इंपॉर्टेंट अफोरिज्म है। इसमें डॉक्टर हैनमैन कह रहे हैं कि मेंटल या इमोशनल डिजीजेस फिजिकल डिजीज जैसे ही होते हैं, जो माइंड को अपनी सीट बना लेते हैं या ब्रेन को अपनी सीट बना लेते हैं, वो उस उस ब्रेन को अपनी सीट बना लेते हैं, उनसे कुछ फर्क नहीं होते हैं, और वो मेंटल सिम्टम्स उस फिजिकल बॉडी को छोड़ के माइंड को अपनी सीट बना लेते हैं, और एक तरीके का लोकल एक टाइम ऐसा आता है कि सिर्फ माइंड के ही सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं और फिजिकल सिम्टम्स जो होते हैं वो वैनिश हो जाते हैं, और ब्रेन को ही वो अपना सीट बनाते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर हेनमैन कहना चाह रहे हैं कि डिजीज तो वही है। डिजीज क्या हो रही है, जब सोरा ने डिस्पोजिशन फाइंड करी, कुछ वल्नरेबल डिस्पोजिशन थी, सोरा ने उसको पकड़ा, पहले कुछ फिजिकल सिम्टम आए, पर फिर उसके बाद जो है
वो जो सिम्टम्स है माइंड पे कन्वर्ट हो गए, माइंड पे आ गए और माइंड को और ब्रेन को उन्होंने अपनी सीट बना ली। लेकिन वहां पे वो और एक एक तरीके का उसने ब्रेन को ही कवर कर लिया। और जैसे कोई हम बीमारी का नाम ले, जैसे कि डिप्रेशन है या एंजाइटी है या बाइपोलर डिसऑर्डर है या ऑटिज्म है या एडीएचडी है, तो ये एक तरीके का लोकल डिजीज हम कहेंगे कि तो ब्रेन प्रॉब्लम है ये डिजीज। लेकिन वो सिर्फ ब्रेन की प्रॉब्लम नहीं है, वो डिजीज है, वो इंडिविजुअल डिजीज है जिसको पहले फिजिकल सिम्टम्स आए थे और अब वो उसने ब्रेन को अपनी सीट बना लिया। बीमारी वही है लेकिन उसने अपना रूप बदल दिया है, बस ये है। नेक्स्ट अफोरिज्म में भी 216 में भी वो यही बात कह रहे हैं, इट इज नॉट अनकॉमन व्हेन अ फिजिकल डिजीज दैट इज फैटल और लाइफ थ्रेटनिंग इन नेचर। फॉर एग्जांपल, ये अगर किसी को कोई ऐसी फिजिकल सिम्टम है जो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है, ठीक है ना, जैसे कि सेपुरेशन ऑफ द लंग्स, लंग में इंफेक्शन हो गया, उसको प्लूरेसी हो गई, उसमें प्लूरल एफ्यूजन हो गया, और कोई एक्यूट सिम्टम्स है, बिकम्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मेंटल डिजीज लाइक इंसैनिटी। मतलब जो फिजिकल लेवल पे जो बीमारी है वो जो है वो कन्वर्ट हो गई किस चीज में, एक मेंटल बीमारी में। और वो जो फिजिकल बीमारी का डेंजर था वो तो खत्म हो गया, वो लेस इंटेंसिटी में हो गया, लेकिन वो एक ब्रेन बीमारी में कन्वर्ट हो गया। और ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक गिफ्टेड फिजिशियन ही ऑब्जर्व कर सकता है, एक होम्योपैथिक फिजिशियन ही ऑब्जर्व कर सकता है। ये जो आंखें हैं, ये जो चक्षु है, ये एलोपैथ्स के पास नहीं होती, ये सिर्फ होम्योपैथ्स के पास होती है कि ये इस चेंज को देख सके कि वो जो फिजिकल प्रॉब्लम है वो मेंटल प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट हो गई। और physical disease becomes only one-sided disease and the mental disease which was once very slight becomes a chief complaint। वो mental disease जो है वो एक chief complaint बन जाती है। Here the physical disease gets converted into spiritual, mental and emotional disease that is from grosser to subtle level। ग्रॉसर जो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर पे बीमारी आ गई है, तो ये एक तरीके का प्रोग्रेशन हम कहेंगे बीमारी का, ये रिग्रेशन नहीं है। ये नहीं कि फिजिकल बीमारी ठीक हो गई और मेंटली अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि वो ठीक हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। वो डिजीज प्रोग्रेस कर गया, वो डीप चला गया। पहले वो सिर्फ फिजिकल लेवल पे था, फिर वो इमोशनल मेंटल लेवल पे आया और फिर इवेंचुअली स्पिरिचुअल लेवल पे भी, जहाँ जिसे हम कहते हैं वाइटल फोर्स, एक तरह से इतनी वीक कर दी उसने, बिल्कुल खत्म कर दिया, इंसैनिटी हो गई उसको। तो वहां पे सर्जन या एलोपैथिक स्कैल्पल, यानी कि जो जिस टूल से सर्जन सर्जरी करता है उसका टूल वो वहां नहीं पहुंच सकता है जो होम्योपैथ्स की नजर, उसकी ऑब्जर्वेशन, उसके चक्षु वहां पहुंच सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अफेरिज्म है होम्योपैथ्स के लिए कि हमें ये देखना आना चाहिए कि वो बीमारी कहाँ से कहाँ प्रोग्रेस कर रही है। इवन इन माइल्ड केसेस हमें देखना चाहिए कि फिजिकल सिम्टम्स कब मेंटल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये डिजीज प्रोग्रेस हो रही है, वो पीछे नहीं जा रही है, वो ठीक नहीं हो रही है, वो प्रोग्रेस हो रही है। तो ये हमें जरूर आना चाहिए एज अ। नेक्स्ट अपॉरिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 217। इन दीज काइंड्स ऑफ डिजीजेस वी मस्ट बी वेरी केयरफुल सो एज टू टेक द होल केस इंक्लूडिंग फिजिकल सिम्टम्स एंड ऑल्सो द माइंड सिम्टम्स to extinguish the entire disease among the remedies whose pure effects are known in healthy women। Obviously, those medicines जो वो मेडिसिन ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है प्रोड्यूस्ड सिमिलर सिम्टम्स शुड बी यूज्ड टू ट्रीट दस केसेस। द रेमेडी विच इन इट्स इंक्लूड सिम्टम्स विच आर फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स इन अ होल पिक्चर लेनी है, टोटलिटी। वही बात बार बार दोहराई जा रही है कि टोटलिटी लेनी है, फिजिकल सिम्टम्स तो लेने ही है, साथ में मेंटल सिम्टम्स भी लेने हैं, तभी वो रेमेडी की पिक्चर बनेगी। और उसी को हमें यूज करके जो है केस को आगे बढ़ाना है और मेडिसिन यूज करके पेशेंट को क्योर करना है। तो ये 217 था। 218 में whole case taking should include collection of symptoms which should have all the symptoms of physical symptoms before it degenerates into one-sided increase in visible and become the disease of mind and distribution must be learned from patient and friends। इवन जो पेशेंट के फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सबसे हमें सिम्टम्स कलेक्ट करने चाहिए माइंड, स्पेशली इन मेंटल डिजीजेस की वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि कई बार पेशेंट खुद नहीं बता पाता है मेंटल डिजीज में, डिप्रेशन का पेशेंट है, एंग्जाइटी का है, बाइपोलर का पेशेंट है, इवन ऑटिज्म का पेशेंट है, उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, इवन फ्रेंड्स हैं, वो आपको बता पाएंगे कि वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस तरह से पेशेंट रिएक्ट करता है। तो उनसे भी हमें पता करके अलोंग विद द फिजिकल सिम्टम्स हमें एक पूरी ड्रग पिक्चर बनानी चाहिए और उसके बाद ही हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। ये 218 में डॉक्टर हेनमैन ने कहा है। 219 में वो कह रहे हैं कि प्रीवियस फिजिकल सिम्टम प्रेजेंट मस्ट बी ग्रेटली टेकन इनटू अकाउंट। जो फिजिकल सिम्टम्स इवन जो पहले भी आए हैं
उनको भी हमें अकाउंट में लेना है, और उनके साथ इवन दे सीम टू बी लेस परसेप्टेबल, चाहे वो बहुत ही माइल्ड भी हो, बहुत थोड़े थोड़े ही आ रहे हो, कि शुरू में सिर्फ थोड़े से फिजिकल सिम्टम आए, फिर बाद में मेंटल सिम्टम आ गए, दे शुड बी टेकन इन टू अकाउंट। दे प्रूव टू बी ऑफ ग्रेट हेल्प इन सेलेक्टिंग द रेमेडी। मतलब सारे सिम्टम्स हमें लेने हैं, पहले के भी, बाद के भी, अभी के भी। प्रीवियस हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा जो कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स है, कॉर्पोरियल लेवल पे भी यानी कि फिजिकल लेवल पे भी और मेंटल लेवल पे, दोनों को लेके हमें आगे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, टोटालिटी। तो ये 210 से 220 तक डॉक्टर हेनेमन जो स्ट्रेस कर रहे हैं कि किस तरह से हमें मेंटल डिजीज को देखना है, उसको हमें एज ए सेपरेट डिजीज नहीं देखना है, वो भी उसी होल ऑर्गेनिज्म, उस कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और वो भी एक तरीके से, जब बीमारी शुरू हुई थी फिजिकल लेवल पे, पहले फिजिकल सिम्टम्स आए होंगे, कोई भी बीमारी एकदम से मेंटली नहीं आती है। आप कोई भी केस अगर देखेंगे कि पहले से सिर्फ जैसे खुजली होनी शुरू होगी, मेरे को डॉक्टर साहब खुजली हो रही है, अब मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, अब धीरे धीरे मेरी नींद भी खराब होने लग गई है, मुझे भूख भी नहीं लग रही है, मैं परेशान भी रहने लग गया हूँ। तो इस तरह से डिजीज प्रोग्रेस होता है। कई बार सिर्फ मेंटली भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि सिर्फ मेंटल सिम्टम्स ही शुरू में आते हैं, कि कोई ट्रॉमा हो गया, कोई स्ट्रेस हो गया, उस केस में ऑब्वियसली हमें मेंटल सिम्टम्स पहले लेने होते हैं और फिर वो फिजिकली आते हैं। और बहुत सारे केसेस में फिजिकल सिम्टम्स पहले आते हैं, फिर मेंटल सिम्टम्स बाद में आते हैं। तो दोनों ही केसेस में लेकिन हमें पूरी ड्रग पिक्चर लेनी है, हमें कोई भी चीज को ऐसे छोड़ना नहीं है। यहाँ पे वो जो स्ट्रेस कर रहे हैं डॉक्टर हेनमन की टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेने हैं, और माइंड को कोई अलग सेपरेट एंटिटी नहीं समझना है, और पूरा केस लेके और वही मेडिसिन जो ड्रग पिक्चर से मैच कर रही हैं वही मेडिसिन हमें चूज करनी है। पोटेंसी का यहाँ पे इतना मेंशन नहीं है, पोटेंसी ऑब्वियसली हम जानते हैं कि मेंटल डिजीजेस में हायर पोटेंसी जैसे कि 1M 10M और सेंटिसिमल पोटेंसीज अच्छा काम करती हैं, तो उस लेवल पे ऑब्वियसली, लेकिन ड्रग पिक्चर एग्जैक्टली सिम्टम्स के साथ मैच करनी चाहिए। अब हम 220 से शुरू करते हैं, 220 से 230 तक एंटी मियाज्मेटिक रेमेडीज का यूज, कैसे हम मेंटल डिजीज को क्योर करने के लिए, जो हमारे को हिट करना है, क्योंकि मेंटल डिजीजेस भी एक तरह की क्रॉनिक डिजीजेस है, और क्रॉनिक डिजीजेस तभी ठीक हो जाए होते हैं जब हम उसमें एंटी मियाज्मेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। बिना मियाज्मेटिक ट्रीटमेंट के कोई भी डिजीज, चाहे फिजिकल लेवल पे हो चाहे मेंटल लेवल पे हो, जड़ से खत्म नहीं होता है जब तक हम उसका मियाज्म नहीं खत्म करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी, मियाज्म भी क्रिएटेड एनवायरनमेंट है एक तरीके का। ऑब्वियसली जो डिस्पोजिशन हम अपने पेरेंट्स से ले रहे हैं वो भी मियाज्म क्रिएट कर रहा है, और जो एनवायरनमेंट है वो भी मियाज्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी केस में आपने एंटी मियाज्मेटिक रेटिंग दी और वो ठीक भी हो गया पेशेंट, लेकिन ऑब्वियसली वो उसको स्ट्रॉन्ग बना देती है इतना कि वो कोई भी स्ट्रेस अगर उसके ऊपर आता है उसको कंट्रोल रहता है। लेकिन अगर तब भी कुछ केसेस में, जैसे अगर जो आसपास की सर्कमस्टेंसेस इतनी हैवी हो, इतनी हावी हो, तो उन केसेस में एंटी मियाज्मेटिक रेमेडीज रिलीफ देती हैं, उसको जड़ से खत्म करने की कोशिश करेंगी। मतलब 80% 70% वो खत्म हो जाएगा, पर 30% वो लिंगर ऑन करेगा, क्योंकि उसका कॉजिंग फैक्टर, ये भी डॉक्टर हैनमन ने अफोरिज्म, शुरू के जो अफोरिज्म्स हैं उनमें मेंशन किया है कि कॉजा जो मोरबाई है वो हटना चाहिए, और जो ऑब्स्टिकल्स टू क्योर है वो नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऑब्स्टिकल्स टू क्योर नहीं है तो ऑब्वियसली एंटी मियाज्मेटिक उसको जड़ से हटा देगी। लेकिन अगर ऑब्स्टिकल्स टू क्योर वहां पे रहेंगे तो एंटी मियाज्मेटिक रेमेडी भी, इट विल ब्रिंग अबाउट, नॉट ब्रिंग अबाउट 100% बट 70 to 80%। तो 220 में डॉक्टर हेनेमैन कह रहे हैं कि पेशेंट फ्रेंड्स एंड बाय द फिजिशियन इटसेल्फ वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ परफेक्ट होल पिक्चर ऑफ द डिजीज in order to bring homeopathic cure, and also in such cases when mild symptoms are coming, antisoric or anti-miasmatic remedies should be prescribed where physical disease have already lasted some time. तो anti-miasmatic remedies देना बहुत जरूरी है depending upon the miasm. Miasm on the basis of the disease, miasm start as through the brain, मियाजम स्टार्ट थ्रू द ब्रेन। यहाँ पे डॉक्टर हेनविन कह रहे हैं द साइकिक कॉज ऑफ ऑल डिजीज। तो मियाजम की जो सीट है एक तरीके से ब्रेन है, वहां पे सबसे पहले एंटर करता है मियाजम, क्योंकि जब भी कोई बीमारी लंबी होती है तो ब्रेन का कॉज वहां साइकिक कॉज जरूर होता है, चाहे सोरिक हो चाहे साइकोटिक हो सिक्योटिक। सोरिक में आती है जहां पे फंक्शनल लेवल पे चेंज आ रहा है, या एंजाइटी हो रही है, एनर्जी लेवल जहां बढ़ जाता है, वहां सोरिक ट्रेट होती है। साइकोटिक इज मोर ऑफ ओवर थिंकर्स एंड ब्रूडिंग, जो बहुत बहुत ज्यादा सोचते हैं, अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं, वो सोरिक साइकोटिक में। ये मैं बहुत ही जनरल जिस्ट बता रही हूँ। सोरिक जो होती है फंक्शनल लेवल पे एंजाइटी ज्यादा दिखती है, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन होती है वहां पे। और साइकोटिक में
इंटरनल एक्टिविटी, और सिफिलिटिक इज डिस्ट्रक्शन, जहाँ पे वायलेंट एंगर है, वायलेंट इमोशंस हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन या बाहर की जो डिस्ट्रक्शन है, वहां पे सिफिलिटिक ट्रेट आती है। तो इस तरह से हम साइकिक उसमें ओरिजिन देख सकते हैं और मियाजिम के ओरिजिन देख सकते हैं। इफ अब 221 में डॉक्टर हिनेमैन कह रहे हैं, इफ इंसेंट्री और माइनर और एनी mental malady is suddenly broken into an acute disease in patients, otherwise the origin is always sora, the internal malady, the acute exacerbation should always be treated with acute medicine, not an antisoric। अगर किसी chronic disease, mental disease को ट्रीट करते हुए उसको कोई acute problem आ जाती है, जहाँ पे वो उसको कुछ ऐसा सिम्टम आ जाता है जो बीच में एकदम से एग्रोवेट हो रहा है या बहुत ज्यादा उसको तंग कर रहा है, तो वहां पे एक्यूटली मैनेज करना चाहिए हमें एक्यूट मेडिसिन से। जैसे कि कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, उसको आप डिप्रेशन के लिए नैट्रम्यूट दे रहे हैं, लेकिन बीच में उसको किसी बात पे बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस होने लग गई, उसको फिजिकली भी रेस्टलेसनेस हो रही है, मेंटली भी रेस्टलेसनेस हो रही है, उसको कुछ इस तरह से आर्सनिक के सिम्टम आ रहे हैं, तो वहां पे आप आर्सनिक देंगे, क्योंकि वो जो एक्यूट एक्सैसरबेशन है, जो वो सिम्टम दे रहा है, जो सिमिलैरिटी दे रहा है, उसको ट्रीट करना जरूरी है। एक्यूट मेडिसिन कैन इंक्लूड लाइक एकोनाइट, बेलेडोना, स्ट्रेमोनियम, आईएसएमएस, मर्करी। तो कोई भी एक्यूट मेडिसिन आप दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पिक्चर। तो आपको वो एक्यूट मेडिसिन देना जरूरी है टू सब्ट्यू सो दैट सोरा रिवर्ट्स बैक टू इट्स लेटेंट स्टेट वेयर इन द पेशेंट लुक्स वेल। उसको लेटेंट स्टेट पे लाना बहुत जरूरी है, जिससे हम एंटी मियास्मेटिक रेमेडी दे सकें। एक्यूट प्रॉब्लम तो आइए, तो उसको एक्यूट पेशेंट उससे ठीक करना है। Patient who has recovered from acute mental disease from acute active disease should never be cured, on the contrary, should never be uh, considered cured, and no time should be left to give antisoric treatment, and the stora is still there and it's become more later, it is ready to bring a new attack again. But if treated with antisoric, then it will not be afflicted with some disease again follows, diet and regimen. It is very more for a mental or emotional disease. To see spontaneously as the internal dyscrasia or stora transfers it to grosser corporeal organs where the person is dismissed as cured. However, he is not cured at all. The disease comes back again in another form, but allopathics claim that they have treated the case, but homeopaths cures the whole and gives them back to the body. मतलब कि जो एक्यूट एक्सर्बेशन है वो आपने ट्रीट कर दी, लेकिन उसको ऐसे छोड़ना नहीं है, उसको एंटी मियास्मेटिक ट्रीटमेंट जरूर देना है, उसको ट्रीट जरूर करना है, क्योंकि वो सोरा, साइकोसिस, सिबलिक्स पीछे लिंगर ऑन करता रहेगा और नई डिजीज लेके आएगा, वो जरूर लेके आएगा। तो इसलिए हमें उसको वहां पे छोड़ना नहीं है, होम्योपैथ को एंटी मियास्मेटिक ट्रीटमेंट जरूर देना है और ट्रीट द पेशेंट एज अ होल। मैं थोड़ा फास्ट करूँ क्योंकि नहीं तो फिर ये पूरा नहीं हो पाएगा। If the antiserics are not given or anti-miasmatic treatment is not given, then we should expect even from a slightest cause, even from first attack of insanity, the speedy occurrence of new or lasting severe for which miasm itself fully, दोबारा वो डिजीज आ जाएगी और मेंटली डिरेंजमेंट कंटिन्यू रहेगी, विच इज नॉट एबल टू बी क्योर्ड बाय एंटीसोरिक। मतलब वो मेंटली, अगर आप एंटी मियास्मेटिक ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो वो बीमारी इतनी आगे फैलती चली जाएगी कि वो एंटीसोरिक से या एंटी मियास्मेटिक से भी ट्रीट नहीं होगी। मियाजम्स नीड टू बी क्योर्ड एट अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, अदरवाइज द मियाजम विल डेवलप इनटू अ मेंटल डिरेंजमेंट व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट एंड क्योर। तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए फिर ट्रीट करना मियाजम्स को, वो बीमारी को, क्योंकि वो आगे इतनी बढ़ जाएगी कि हम उसको एंटी मियास्मेटिक से भी ठीक नहीं पाएंगे, उसको टाइमली हमें एंटी मियास्मेटिक से ट्रीट करना है। 224 में कह रहे हैं कि the mental disease is developed from as faulty education, bad practices, corrupt morals, neglect of mind, superstitions, etc., ignorance, they will benefit from psychotherapy and sensible advice. But if the mental disease arises from more deeper cause like a miasm, etc., then it will speedily attend from say, it will not be cured but will increase in intensity. मतलब कि अगर कोई एक्साइटिंग कॉज है जिसकी वजह से मेंटल सिम्टम्स या मेंटल डिजीज आ रहा है, तो उसको आप साइकोथेरेपी यानी कि काउंसलिंग से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जो डीपर कॉज है, जहां डीपर ट्रॉमा है, डीपर स्ट्रेस है, वहां पे एंटी मियास्मेटिक ट्रीटमेंट ही चाहिए। अदरवाइज द डिप्रेस्ड विल बिकम मोर डिप्रेस्ड, मैनियाक विल बिकम मोर मैनिया, एंड फुलिश विल बिकम मोर फुलिश। तो वो बीमारी अपने आप ठीक हो सकती है या साइकोथेरेपी चीजें जिनका सुपरफिशियल कॉज है, डीप एक्टिंग के लिए आपको एंटी मियास्मेटिक ड्रग्स चाहिए। 225 में कहते हैं mental disease which arise from corporeal disease but rather from emotional causes as continued anxiety, worry, suppressions with frequent induction of fear. They also destroy the physical health often to a great degree and are also difficult to treat. मतलब जो obviously जो deeply है मेडिसिन, डीपली जो स्टेट है एंजाइटी, वरी, वेक्सेशन, स्ट्रेसेस, उनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत जरूरी है उनमें एंटी मियास्मेटिक ट्रीट करना है। 226 में कह रहे हैं कि emotional diseases which were caused by mentioned in aphorism 2, if are not in chronic nature and also entered into the physical body, may also be treated with psychical remedies. जो physical symptoms भी आ रहे हैं वो भी psychical
साइकिक रेमेडी से ठीक हो जाएंगे विद अलाइड एडजुवेंट्स ऑफ साइकोलॉजी। यहाँ पे साइकोलॉजी का यूज करने के लिए डॉक्टर हेनेमैन कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्जन है, कि आपको विद होम्योपैथिक मेडिसिन यू हैव टू टेक इनटू द एडजुवेंट्स, जो साइकोलॉजी के टूल्स है, साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, वो उसके साथ मिला के आपको पेशेंट को ट्रीट करने के लिए देने हैं। Anti-miasmatic treatment 227. Fundamental cause have also of psoriatic miasm should be treated in time with anti-psoriatic remedy. Otherwise, the seemingly cured and treated patient will again fall into the claws of the psora and again a similar mental disease. Anti-miasmatic treatment नहीं देंगे तो दोबारा बढ़ जाएगा और एक फैला हुआ मेंटल डिजीज बन जाएगा। 228 में डॉक्टर हैनेमैन कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ इंसेन, ये बहुत जरूरी है कि इंसेन को हमें इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं देना है, उनको ऐसी जगह पे रखना है जहां उनकी अपनी सेफ्टी और जो आसपास की पेशेंट की सेफ्टी है वो इंश्योर रहे। जो डिजीज है जो डिजीज पेशेंट है वो अपने आप को हार्म ना करे, दूसरे को भी हार्म ना करे, और फिजिशियन को इसके अकॉर्डिंगली ही एक्ट करना चाहिए। और only carefully selected homeopathic anti-miasmic drugs brings relief to such patients. Anti-miasmic जो carefully selected depending on the whole picture वही ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर हैनेमैन avoids allopathics to avoid such harsh behaviors. Harsh behaviors नहीं करने चाहिए उनको, एनिमल्स जैसे, क्रिमिनल्स जैसे नहीं ट्रीट करना चाहिए, और ऐसे नहीं ट्रीट करना चाहिए कि जो आप एज अ डॉक्टर आप फेल हो गए उनको ट्रीट करने के लिए, इसलिए आपने उनको छोड़ दिया है। आपको बहुत ही कंपैशनेटली उनको ट्रीट करवाया है। और 229 में कह रहे हैं कि a mental patients need to be treated as a human possessing intelligence and reason. Issue is disease due to faulty circumstances or continued grief, anger, suppression and relaxation. He is in this state not by his own fancy, so should be treated with respect and dignity. उनको respect और dignity से treat करना चाहिए। रूट करेक्शन, एक्सप्लेनेशन, हार्ट इम्प्लीमेंटेशन और उनको समझाना और ये सब उनको एग्रोवेट करेगा, उनको हील नहीं करेगा, उनको एग्रोवेट करेगा। The physician especially consider them as fully sensible person. All external disturbance should be removed, no distractions, no instructions or books can soothe the burning. जो अंदर से उसको जो तकलीफ हो रही है वो सिर्फ एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही ठीक कर सकती है, ना कि ये सब चीजें जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट जो हम उसको समझा रहे हैं, जो कर रहे हैं वो ठीक कर सकते हैं। सिर्फ होम्योपैथी ही उन्हें विद केयरफुली सेलेक्टेड रेमेडी ठीक कर सकती हैं। और लास्ट हम आते हैं 230 पे। 230 में डॉक्टर कह रहे हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन स्पेशली एंटी-मियास्मेटिक वंस suited to each particular mental or emotional patient can cure the mental disease in very less time as compared to large doses of allopathic medicines. This asserts the superiority of homeopathic system over allopathic system on mental disease of long origins which originally sprung from either physical or mental causes. तो यहाँ पे सुपीरियरिटी दिखा रहे हैं डॉक्टर हैनेमैन एलोपैथिक सिस्टम को के ऊपर होम्योपैथी की, इन स्पेशली इन मेंटल डिजीज। और ये एक फैक्ट भी है, कोई भी आप मेंटल डिजीज उठा के देख लीजिए, जितनी ब्यूटीफुली और प्यार से होम्योपैथिक मेडिसिन किसी भी मेंटल डिजीज को ठीक करती है, उतने प्यार से एलोपैथी ठीक कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी जिसे कहते हैं ना ट्रेनिंग ही इसी तरह नहीं होती है। हाँ, यहाँ उनकी गलती नहीं है, पर वो उस तरह से नहीं देख पाते हैं, उस तरह से नहीं देखते हैं। हम एज अ होम्योपैथ अलग तरीके से उस बीमारी को देखते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम साइकोलॉजी पे आते हैं। साइकोलॉजी इज वेरी एग्जॉस्टिव एंड वास्ट स्टडी। तो ये तो ऑर्गेनल और होम्योपैथी का पार्ट था। अब हम साइकोलॉजी पे आते हैं, हम साइकोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फील्ड ऑफ साइकोलॉजी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इसमें विलियम टूक, डोरोथी डिक्स, इन्होंने भी ह्यूमेन और बेटर हॉस्पिटल फैसिलिटीज फॉर मेंटली के लिए काम किया था। द नेम इज क्लिफोर्ड बियर्स, रोट अ बुक टाइटल्ड अ माइंड। ये ऐसे डॉक्टर थे जो खुद मेंटल असाइलम में जाके रहे थे, और उन्होंने एज अ मेंटल पेशेंट वहां पे जो हॉरर्स थे, जो ट्रीटमेंट मेंटली इल के साथ किया था, खुद उन्होंने झेला था। और उसके बाद उन्होंने ये बुक लिखी थी, ए माइंड। ये मैंने सारा जो लिटरेचर है, मैंने ये डिप्लोमा इन साइकोलॉजी किया है, वहां से सारा मैंने लिटरेचर उठाया है। और he mentioned experience as a mental patient living in a mental hospital. Dr. Leitner Wilmer established the first psychological clinic with referral of a boy who showed an odd spelling problem. तो साइकोलॉजी की शुरुआत, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने साइकोलॉजी में कंट्रीब्यूट है। आप एंडलेस लिस्ट है, पर ये कुछ नाम है जो मैंने दिए हैं। और एक बहुत सिग्निफिकेंट नेम जो हम सबने भी सुना होगा, सिगमंड फ्रूड का आता है, जिनकी थ्योरी ने फेस ऑफ साइकोलॉजी चेंज किया था। और आज जैसे हम साइकोलॉजी जो पढ़ रहे हैं वो इन्हीं की वजह से पढ़ रहे हैं, सिगमंड फ्रूड की वजह से। ही वाज inspired by a neurologist named Jean Charcot who studied hysteria patients during psychological approach. मैंने बताया ना, उस एरिया में सेपरेशंस बहुत था और हिस्टेरिकल पेशेंट्स बहुत मिलते थे, स्पेशली फीमेल्स। और उसके ऊपर डॉक्टर जीन चारकोट स्टडी कर रहे थे।
तो डॉक्टर सिगमंड फ्रूड वाज सो मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम। तो उन्होंने एक स्टडी सबसे पहले पब्लिश की थी, स्टडीज ऑफ हिस्ट्री। दिस पब्लिकेशन सर्व्ड एज अ लॉन्चिंग पैड फॉर साइको एनालिसिस, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थियोरेटिकल एंड ट्रीटमेंट डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्री एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। जो आजकल आज की डेट में जो साइकेट्री और साइकोलॉजी का फेस है, वो उसमें सिगमंड फ्रूड का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उसके ऊपर हम देखते हैं, तो उन्होंने जो सबसे जरूरी जो एक बताई थी, ये आइसबर्ग मॉडल है। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे है अनकॉन्शियस माइंड, जिसे हम कहते हैं इड, और एक है कॉन्शियस माइंड जहाँ पे ईगो और सुपर ईगो आता है। अब ये इड, ईगो और सुपर ईगो क्या है, आई होप मुझे नहीं मालूम कितने लोगों को पता है, मैं यहाँ पे छोटा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दूंगी। इड वो पार्ट होता है जो हमारे डिजायर्स है, हमारे इमोशंस है, जिसके साथ हम पैदा होते हैं। जो बच्चा अपने साथ लेके पैदा होता है कि मुझे ये बनना है, मेरे को ये अच्छा लगता है, मुझे ये करना अच्छा लगता है। जो हमारी इच्छाएं हैं, जो मेन हमारी इच्छा है, जो हमारा पैशन है, वो हमारी इड है, जो हम बनना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, हम उसके ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं अपनी ईगो। पेरेंट्स अपनी ईगो, पेरेंट्स ये बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं करना है, नहीं ऐसे नहीं बैठना है, नहीं ऐसे नहीं बोलना है, नहीं ऐसे नहीं चलना है, नहीं ऐसे नहीं बिहेव करना है। ये होती है ईगो, जो हम एक लेयर बनाते जाते हैं इड के ऊपर कि इस तरह से नहीं करना है, तो हम सप्रेस कर देते हैं इड को। फिर आती है सुपर ईगो। सुपर ईगो होती है हमारी जो हमारे रिलीजन से या हमारी सोसाइटी से जो हमारे को वो जो मिलती है कि हमें इस तरह से बिहेव करना चाहिए, हमें मोरली इस तरह से बिहेव करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, हम ये नहीं करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। तो ये हमारी सुपर ईगो है। तो इड को हम सप्रेस करते रहते हैं सारी जिंदगी, और ये जो इट की सप्रेशन है, यही बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है, जैसे कि अब हम देखेंगे। और एक ये साइकोसेक्सुअल स्टेजेस बताई थी फ्रूड ने, जो ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंट और जनरल। जहाँ पे ओरल है, जो ओरल होती है वो बर्थ टू 1 ईयर होती है, जहाँ पे ग्रेटिफिकेशन सिर्फ माउथ से होता है, बच्चा सिर्फ खाना दूध पीता है या माँ का दूध पीता है, वहां पे ग्रेटिफिकेशन माउथ के थ्रू होती है। एनल स्टेज जहाँ पे 1 से 3 साल तक होती है, जिसमें पेशेंट जो बच्चा है, सॉरी पेशेंट नहीं, बच्चा जो है फीकल, मतलब जो एनल स्टेज है वहां से उसको रिलीज होती है उसकी एनर्जी। फैलिक स्टेज 3 to 6 ईयर, जहाँ पे सिर्फ वो यूरिन पास करके प्लेनिस और क्लिटोरिस या मैस्टरबेशन जहाँ पे लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहां पे फेलिक स्टेज आती है। लेटेंट, लिटिल और नो सेक्सुअल मोटिवेशन प्रेजेंट। और जेनिटल स्टेज है पेनिस और वेजाइना, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स, जहाँ पे प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, वो जेनिटल स्टेज है। ये 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस है, क्योंकि डॉक्टर फ्रूड ने सेक्सुअल एनर्जी को जो सप्रेशन है, उससे बहुत बीमारियां निकलती हैं। इसको उन्होंने बहुत मेन इंपॉर्टेंस दी थी कि सेक्सुअल डिजायर को सप्रेस करने से भी बहुत बीमारियां होती हैं। तो ये उन्होंने इन स्टेजेस में बताया था। तो जिस तरह से मैंने बताया कि इड और सेक्सुअल स्टेजेस को सप्रेस करने से बहुत बीमारी आती है। साइकोलॉजिकल डिजीज अराइज ड्यू टू बोथ केसेस, देयर इज डिसबैलेंस ऑफ इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो को जब बैलेंस डिस्टर्ब होता है, हमारे को सब चीज चाहिए, हमें कंट्रोल भी चाहिए, हमें सुपर इम्पोजिशन भी चाहिए, लेकिन हमें एक्सप्रेशन भी चाहिए। तभी जो आदमी है वो हेल्दी, एज ए हेल्दी इंडिविजुअल हम कह सकते हैं। तो 2 तरीके से बीमारी हो सकती है, सप्रेशन ऑफ इड, ओवर इंडल्जेंस, और ओवर एक्सेसेस टू ग्रेटिफाई द इड। तो इड जरूरी है, ऑब्वियसली जरूरी है, पर ईगो और सुपर ईगो भी जरूरी है, उनका बैलेंस होना जरूरी है। जहां पे भी सप्रेशन हो जाएगी या जहां पे भी एक्सेस हो जाएगा, वहां बीमारी पैदा हो जाएगी। तो इसमें हम जो अगर रूब्रिक्स देखें हमारी होम्योपैथी में, तो साइकोलॉजिकल सप्रेशन है, ओवर इंटेलिजेंस से, इस तरह के रूब्रिक्स आते हैं। एलिमेंट्स ड्यू टू सप्रेस्ड एंगर, ड्यू टू सप्रेस्ड ग्रीफ, सप्रेस्ड सेक्सुअल अर्जेस, सप्रेस्ड एम्बिशंस, excessive indulgence of alcohol or drugs, sexual abuse, excessive anger and over excitement। तो ये रूब्रिक्स हमें, जिसे हम कहते हैं वो जो एक्सेस या डिप्रिवेशन, दोनों से ये रूब्रिक्स होते हैं, और ये काफी सारी बीमारियों का कॉज बनते हैं। तो अगर हम अब बात करें साइकोलॉजी को एज अ फ्यूचर, हम कहाँ हम होम्योपैथी के साथ देख सकते हैं कि जो हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ट्रीट करते हैं, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑटिज्म में हम कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट इंक्लूड कर सकते हैं। और साइकोलॉजी ऐसा स्टडी हमें मैंडेटरी रखनी चाहिए बीएचएमएस में भी, बिकॉज हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए साइकोलॉजी की। जैसे डॉक्टर सिगमंड फ्रूड है, जो भी हिस्ट्री है और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स है, साइकोलॉजी के काउंसलिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमें इंट्रोड्यूस करने चाहिए, हमें पता होने चाहिए, और हमें अपनी प्रैक्टिस में भी इंक्लूड करने चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये एडवोकेट कर रही हूँ कि हमें कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज करने चाहिए, जो हमारी पर्सनल इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी और बिहेवियर्स को टेस्ट करते हैं, और इससे हम अपने केसेस
कि इम्प्रूवमेंट को मेजर कर सकते हैं, हम एविडेंस बेस्ड स्टडी क्रिएट कर सकते हैं कि इस केस में जैसे ऑटिज्म, ये एडीएचडी या इसमें ये इंटेलेक्चुअल या बिहेवियरल डिसेबिलिटी थी या जो भी कमी थी वो टेस्ट में शो होगी, फिर आप ट्रीटमेंट अपना कीजिए, होम्योपैथिक दवाई दीजिए और उसके बाद वो टेस्ट दोबारा रिपीट कराइए। तो उससे क्या होगा, हमारे को एक कंपैरेटिव स्टडी मिलेगी कि होम्योपैथी की मेडिसिन हमें देने के बाद क्या हमें टेस्ट में डिफरेंस मिला, तो और हमारे पास एक एविडेंस होगा कि हम मेंटली डिजीजेस को विद एविडेंस कि ये होम्योपैथिक ड्रग ने ये चेंज किया डिसेबिलिटी में, टेस्ट में, बिहेवियर में, पर्सनालिटी में, वो हमें टेस्ट में दिख जाएगा। तो कुछ टेस्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं। इंटेलिजेंस क्वेश्चन चेंज टेस्ट होता है जो डिवाइस बाय बाइनेट एंड साइमन, ये एक साइकोलॉजिस्ट थे। IQ इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इनटू 100। फिर आता है स्टैनफोर्ड बाइनेट स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। स्टैनफोर्ड बाइनेट 5th एडिशन of intelligence consists of 10 subtests for assessing the intellectual and cognitive abilities, जो हमारी ब्रेन की cognitive और intelligent capability है। 5 factors जैसे कि fluid reasoning, knowledge, quantitative reasoning, visual spatial processing, working memory, जो memory है, किस तरह से हम चीजों को observe कर रहे हैं, किस तरह से reason out कर रहे हैं, किस तरह से हम देख के किसी चीज को उसको मतलब क्या कर रहे हैं, अंदर ग्रास्प कर रहे हैं, फिर उससे आउटपुट निकाल रहे हैं। तो इस सब चीजों के ये एक बहुत डिटेल टेस्ट होंगे, मैंने यहाँ पे इतना डिटेल नहीं दिया है, पर अगर आप नेट पे और साइकोलॉजी की कुछ बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये लिटरेचर पूरा डिटेल में मिल जाएगा। मैं बुक्स के नाम भी आपको बता दूंगी। तो each cognitive factor is measured by 2 tests such as the SB5 is suitable to use from children from age of 2 years to adults of 85 years। 2 साल से 85 साल के आदमी में आप ये टेस्ट कर सकते हैं कि उसकी इंटेलिजेंस क्या है, बेस्ड अपॉन उसमें काफी सारा क्वेश्चनर होता है, उसके ऊपर आप इंटेलिजेंस टेस्ट कर सकते हैं। फिर आता है वेशलर स्केल्स, ये भी एक तरीके की बहुत इंपॉर्टेंट स्केल्स है। वेयर्स यूज अ वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स टू डिटरमाइन अ पर्सनस IQ स्कोर इंक्लूडिंग वर्बल, मेमोरी, परसेप्चुअल एंड प्रोसेसिंग स्किल्स। यहाँ पे ये वर्बल टेस्ट होते हैं कुछ, जहाँ पे वोकैबुलरी, आपका कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट किया जाता है। वर्किंग मेमोरी इंडेक्स होता है जहाँ पे अरिथमेटिक, मैथ्स में कैसे आप हैं, लेटर नंबर सीक्वेंसिंग है, मैथमेटिकल एबिलिटी आपकी टेस्ट करी जाती है। परफॉर्मेंस IQ, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट, पिक्चर कंप्लीशन, ब्लॉक डिजाइन, मैट्रिक्स रीजनिंग, प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स, डिजिटल सिंबल कोडिंग और सिंपल सर्च। मतलब अलग अलग एक तरीके से कंपोनेंट्स जो होते हैं ब्रेन के इंफॉर्मेशन को और अपनी डेटा को प्रोसेस करने के लिए, उससे आप ये इंटेलिजेंस आप चेक कर सकते हैं वेशलर स्केल से। Kaufman scales assessment battery for especially for children है ये Kaufman scales। The battery gives global scores, memory processing, mental processing, achievement, 4 global scores देती है। ठीक है ना, और इसका एक इंटेलिजेंस स्केल भी है और बच्चों का भी स्केल भी है। अलग अलग स्केल्स हैं ये, जिससे आप उसकी किसी की भी इंटेलिजेंस चेक कर सकते हैं। और इवन जहाँ पे ये इंटेलिजेंस स्केल्स के लो स्कोर्स आते हैं, वहां पे आपको ये इंडिकेट करेगा कि कोई न्यूरोलॉजिकल डैमेज है या कोई ब्रेन लेवल पे डैमेज है या थॉट लेवल पे डैमेज है। तो ये डैमेज ये टेस्ट इंडिकेट कर सकते हैं। एक तरीके से ये मार्कर्स होते हैं इन डिजीजेस को डायग्नोस करने के लिए। फिर आते हैं पर्सनालिटी टेस्ट इन साइकोलॉजी। पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इन्वेंट्री है। रोजैक इंक ब्लॉट टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जहाँ पे वो इंक ब्लॉट से कुछ पिक्चर बना देते हैं और वो पिक्चर को आपको इंटरप्रेट करना होता है कि वो पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, उसकी बेसिस पे वो आपकी पर्सनालिटी को असेस करते हैं। मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, 16 PF पर्सनालिटी क्वेश्चन है। तो आपकी पर्सनालिटी जो टाइप A, टाइप B पर्सनालिटी होती है, हाइपर एग्रेसिव पर्सनालिटी होती है, वो टाइप A पर्सनालिटी में आती है। टाइप B थोड़ी सटल पर्सनालिटी होती है। तो पर्सनालिटी का जो लेवल है, जो किस तरह की आप पर्सनालिटी है, वो इन तरह की टेस्ट से आप टेस्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं बिहेवियरल टेस्ट इन साइकोलॉजी फॉर ADHD। टूल्स लाइक कॉर्नर्स रेटिंग स्केल्स, वेंडर बाय ADHD डायग्नोस्टिक रेटिंग स्केल। टूल्स आर डिजाइन टू असेस सिस्टम्स ऑफ इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी एंड इंपल्सिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ADHD के लिए क्वेश्चनर्स दिए जाते हैं जिससे इंडिविजुअल का बिहेवियर अलग अलग एनवायरमेंट्स में चेक किया जाता है। ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल एंड ऑटिज्म डायग्नोस्टिक इंटरव्यू डिवाइस, इस पे भी बहुत सारा लिटरेचर है। आज की डेट में नेट पे बहुत लिटरेचर है, नए नए टेस्ट आ रहे हैं रोज, क्योंकि ऑटिज्म और ADHD इतने एपिडेमिक लेवल पे बढ़ रहा है, तो उसके लिए काफी सारे लिटरेचर आ रहे हैं। तो उस तरह से हम काफी सारे टेस्ट हैं, आप बुक्स और नेट सर्च कर सकते हैं और उसके ऊपर लिटरेचर पा सकते हैं। और रेटिंग स्केल्स होते हैं ADHD चाइल्ड टेंशन प्रोफाइल। तो ये अलग अलग टेस्ट हैं जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। और डायग्नोसिस के लिए हम
स्पेशली जो यूज करते हैं वो है DSM-5। ये DSM-5 जो होता है डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिक मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम डायग्नोस्टिक, उसमें पूरा डिटेल दे रखा है, 5 एक्सेस होते हैं जिसपे हम मेंटल डिजीजेस को क्लासिफाई कर सकते हैं, जहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर कितने लेवल का है, इनिशियल लेवल पे है, मीडियल लेवल पे है, या बहुत ही डिरेंज्ड लेवल पे है। तो वहां पे ये DSM-5 ये बहुत इंपॉर्टेंट मैनुअल होती है मेंटल डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई करने के लिए। और ये अलग अलग असेसमेंट्स मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किए हैं। तो हम इसको इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि साइकोलॉजी जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ होम्योपैथिक है, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, शुड बी इंक्लूडेड एज अ मेन सब्जेक्ट इन होम्योपैथिक करिकुलम, एंड ऑल टूल्स ऑफ साइकोलॉजी शुड बी इंटीग्रेटेड इन आवर प्रैक्टिस, मैक्सिमम रिजल्ट एंड बेनिफिट फ्रॉम होम्योपैथी। सारे टूल्स को, जब डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, जब बिहेवियरल डायग्नोसिस है, पर्सनालिटी डायग्नोसिस है, इंटेलेक्चुअल डायग्नोसिस है, वो हमें यूज करना चाहिए। साइकोलॉजी हमें जरूर पढ़नी चाहिए और उसको हमें होम्योपैथी के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए, साइकोथेरेपी इंटीग्रेट करनी चाहिए, जिससे हम मैंने मैक्सिमम बेनिफिट अपने पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल केसेस में दे सकते। तो यही मेरा आज का प्रेजेंटेशन था। थैंक यू सो मच। नेहा जी, नेहा जी, आप सुन रही हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल सर। आपने एक बहुत अच्छा चीज मैं देखा आपके लेक्चर में। हाँ जी। आपने जो स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशंस का जिक्र किया है, हाँ जी सर। जो शायद हम सभी होम्योपैथिक चिकित्सक के लिए जरूरत है। हाँ हम जी लोग सर। को हाँ, जो आप बता रही थी बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है हाँ सभी जी। प्रैक्टिशनर्स के लिए कि हाँ जी। अगर हम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशंस के हिसाब से ISP DSM है, ISPD है, इसके हिसाब से अगर चीज का क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं तो हम लोग हाँ जी। ये दावे के साथ में कहना कि हमने ये बीमारी ठीक किया, ये गलत हो जाता है। तो हाँ और जी उसके सर। बाद में जो आपने माइंड के रोल को जो जिक्र किया है, माइंड के रोल को हाँ एक जी सर। इम्पॉर्टेंट है जो कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस को समझने की बात है कि कोई भी हाँ जी। बीमारी जो है अगर बिना मेंटल सिम्टम्स को लिए हुए अगर उसमें अ, हम लोग इलाज करते हैं तो शायद ये सफल नहीं होता है। कभी कभी बिल्कुल सर। लोग कहते हैं कि नहीं मुझे जरूरत नहीं पड़ता है, मैं सिम्टम्स को लेकर के ही करता समय में, आज के वर्तमान समय में फीवर की सर्दी खांसी है, मेंटल टेंशन है, सभी में आपको लगेगा हाँ कि जी सर। एक कोई भी चीज हो वहाँ बिना मेंटल के इन्वॉल्वमेंट के सर्दी भी नहीं हो सकता है। मेरा तो ये मानना है कि सर्दी भी होना एक मेंटल रोल है। एक एक्सीडेंट का, इंजुरी का जो रोल है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। बिल्कुल सर। कुछ तो होता है कि एक्सीडेंट का डेफिनेशन ही बदल जाता है। बिल्कुल सर। एक्सीडेंट का डेफिनेशन इस मायने में बदल जाता है कि एक्सीडेंट अगर मेरे लापरवाही के कारण हुआ तो वो एक्सीडेंट नहीं कहलाएगा, लेकिन एक्सीडेंट किसी दूसरे के कारण हुआ तो वो उसको हम लोग एक्सीडेंट मानते हैं। तो हम लोग आपको रिपोर्टरी में देखिएगा एक बड़ा अच्छा रूब्रिक्स है, एक्सीडेंट प्रोन टू, माइंड चैप्टर में एक्सीडेंट प्रोन टू। अब उसके अंदर में जो क्लास सब रूब्रिक्स को देखिएगा एक्सीडेंट प्रोन टू में, तो उसमें कई एक साथ में जुड़ा हुआ है, केयरलेस, हीडलेस एंड एब्सेंट माइंडेड, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड। मैंने यस। आप खोए हुए हैं, आप चले जा रहे हैं, तो ये सब है। आज के समय में देखिएगा कि बहुत से लोग जो है तो रास्ता क्रॉस कर जाते हैं, उनका मन कहाँ रहता है, मन उनका आते हैं उसमें, तो इसको एक्सीडेंट प्रोन टू माइंडेड रहिएगा, एब्स्ट्रैक्शन माइंड रहेगा, वहां पर आपका जो है सो हमेशा आपका एक्सीडेंट प्रोन बना रहेगा। उसके यस। बाद में मैं देख रहा हूँ कि सेंसिटिविटी ऑफ पेन के हिसाब से ही झेलते हैं, है ना। तो छोटा पेनफुल हो जाता है, तो इंटेंसिटी ऑफ पेन का जो जो पेशेंट में हम लोग देखते हैं उसको भी दैट मीन्स कि उसके अंदर में दिखता है। और ना हम लोग समझने का कोशिश करना चाहिए, और इसको मैं समझ रहा हूँ कि बहुत अच्छा है।
और आप चैट बॉक्स को भी चेक कीजिए। चैट बॉक्स में तो कोई मैसेज नहीं है अभी। हाँ जी और सर। किसी को चैट बॉक्स में मैसेज देना हो तो दी करें, है ना। क्योंकि नेहा कक्कड़ जी का जो लेक्चर है आज का, वो बहुत ही नेटवर्क प्रॉब्लम। इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और को अटेंड करती हैं और उसके बावजूद के लिए तैयार रहती हैं। फिर इन्होंने दोनों में इनका अ, अ, हिंदी और इंग्लिश में इनका, दोनों में इनका रहे हैं। निशांत जी जी सर। सोचने में आप। सर आपका वॉइस क्रैक हो रहा है। निशांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर आपका वॉइस क्रैक हो रहा है, आपकी वॉइस नेटवर्क की वजह से है। आप कुछ, मेरे वॉइस ब्रेक होंगे, मैं ड्राइविंग में हूँ, मैं रोड पर हूँ। एक एक क्वेश्चन है टाइप किया हुआ, जरा से उसको पढ़िए। हाँ जी सर। नेहा जी, हाँ जी सर। एंटी नेहा जी इसको मियास्मेटिक पढ़िए। ऑब्वियसली जब आपको लगे, हाँ, कई बार क्या होता है उसको पढ़ के उसका जवाब दीजिए। हाँ जी, एंटी मियास्मेटिक ट्रीटमेंट जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जहाँ पे भी केस, जैसे आपने बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी दी, लेकिन उसके बाद भी जब केस अटकने लग जाए तो वहां हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो केस है एंटी मियास्मेटिक मांग रहा है। अब ये जो स्टेज है, ये कभी भी आ सकती है। ये स्टेज केस के थोड़े शुरुआत में कम आती है, बीच में भी आ सकती है, या केस के एंड में भी आप देख सकते हैं। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कब हमें एंटी मियास्मेटिक देनी है। हमें देनी जरूर है, लेकिन कब देनी है, मैंने कहा ना, जब भी वेल सेलेक्टेड रेमेडी, जब आपकी एक्ट करनी बंद हो जाए, आपने सारी पोटेंसी उसकी दे ली और वो भी दे दिया, आपने हाई पोटेंसी भी दे दी, तब वो केस कहीं अगर आके अटक जाता है तो दैट मीन्स वो एंटी मियास्मेटिक रेमेडी मांग रहा है, और तब हमें वो एंटी मियास्मेटिक देनी चाहिए ऑब्वियसली। और आपने अगर बहुत कोई, अच्छा बताया है हाँ जी, जी। हाँ जी, और कई बार होता है कि आपने केस, मैं इसमें ये जोड़ना हाँ जी, चाहूंगा नेहा जी कि जब इसमें इसमें ये जोड़ना चाहूंगा मैं कि जब भी आप टोटलिटी को राइट से मिनिमम लेते हैं, दैट मीन्स कि वो एंटी माइलमेटिक हाँ जी मेडिसिन सर, है। राइट से मिनिमम का मतलब होता है उसमें आपका बिल्कुल सर, हाँ माइलमेटिक जी, एस्पेक्ट को जुड़ गया है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सर, लोग अलग, माइल्म को कभी भी अपने टोटलिटी ऑफ सिम्टम से अलग होकर के नहीं देखना चाहिए। ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। दीपमाला जी कुछ लिख रही हैं, कुछ टाइप कर रही हैं दीपमाला जी। हाँ, ये डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, मैंने जैसे बताया ना, इड जो होता है वो हमारा इनर मोस्ट कोर है, जो हम चाहते हैं। जैसे कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और मैं अपने आप को इस तरह से एक्सप्रेस करना चाहती हूँ कि मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, और मैं बहुत ही इंटेलेक्चुअल हूँ। तो ये हमारी अंदर की एबिलिटी, जो हमारा अंदर का बहुत इन्नेट डिजायर होता है, उसको हम इड कहते हैं। जैसे कि कोई आदमी है एम्बिशियस है, लेकिन क्या करेगी सोसाइटी, कोई लेडी है अगर वो एम्बिशियस है, उसको सप्रेस करेगी, नहीं लेडी को एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, हम उसके ऊपर ईगो अपनी सुपर इम्पोज करेंगे। सुपर ईगो हम अपने रिलीजन से सुपर, नहीं नहीं, औरतों को तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, उनको एम्बिशियस होना ही नहीं चाहिए, उनको तो सिर्फ घर के काम काज करने चाहिए, या उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने का कोई वो नहीं है। तो जो हमारा एक्सप्रेशन जो है वो हमारी इड है, जो इनर मोस्ट एक्सप्रेशन है वो हमारी इड है। और जो सुपर इम्पोजिशन, जो कंट्रोल हम एज अ सोसाइटी, एज अ फैमिली, एज अ रिलीजन सुपर इम्पोज करते हैं, वो ईगो और सुपर ईगो के पार्ट में आता है। आई गेस मैंने क्लियर कर दिया होगा, और कुछ आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। आपने बहुत ही क्लैरिफाइड किया है। हाँ जी, इको और जो इमोशनल सिम्टम्स जो आपने कहा, हाँ। इमोशनल सिम्टम्स से निश्चित रूप से कोर ऑफ द माइंड है। टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड इज अनकॉन्शियस, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। जो जो हमारा अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस तो होता है स्लीप स्टेट में, सबकॉन्शियस है जो हमारी जागृत अवस्था में भी है, हमारे सबकॉन्शियस में चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है। अनकॉन्शियस हो जाता है जब हम सो रहे हो या बेहोश हो, लेकिन वो हमारे सबकॉन्शियस में तब भी रहता है, वो हमारी ईड ही है।
ठीक है ना। और जब कॉन्शियस होते हैं वहां पे हमारी ईगो और सुपर ईगो आ जाती है। कॉन्शियस इज जो हम दिन में जागृत अवस्था में देख रहे हैं, वो कॉन्शियस है। और जो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस है, दैट इज इनसाइड अस। अनकॉन्शियस में यानी कि जब हम बेहोश हैं, सो रहे हैं, लेकिन वो सबकॉन्शियस में तब भी चल रहा है, अंदर हमारे तब भी चल रहा है। कोई भी चीज कहीं जाती नहीं है, वो वहीं रहती है। इमोशन सजा सदैव हमारे। और ऑब्वियसली जैसे कि होम्योपैथी में ड्रीम्स को इंपॉर्टेंस दिया गया है। ड्रीम्स क्या है, हमारी सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस ही है। वो ड्रीम्स के रूप में आपको नींद में दिखाई देगा, ठीक है ना। तो वो हमारी इड है। ड्रीम्स भी हमारी इड को एक्सप्रेस करते हैं, जो हमारा इनर मोस्ट इमोशन है, इनर मोस्ट डिजायर, किसी भी चीज को लेकर हमारी फीलिंग है। इवन जो हमारे सेक्सुअल डिजायर्स है, वो भी इड के अंदर आते हैं। सेक्सुअल डिजायर का सप्रेशन ईगो और सुपर ईगो के थ्रू जो होता है, तो वो इड को सप्रेस करना है। कोई भी एक्सप्रेशन को सप्रेस करना इज ईगो एंड सुपर ईगो। बहुत बहुत अच्छा, बहुत सही आपने कहा है। हाँ सर। हाँ, ये ईगो ईगो ये सारा चीज का सब कोरिलेटेड है, हाँ जी कोरिलेटेड सर। है। और माजमा को लेकर के बहुत ज्यादा भ्रमित होने का जरूरत नहीं है। लोग हाँ जी सर। जो लोग माजमा माजमा करते हैं, माजमा माजमा की बात करते रहते हैं, वो माजमा को समझ ही नहीं है ना। इसलिए माजमा के विषय में मैंने सीधा कहा और सीधा एक्सप्लेनेशन में माजमा देता हूँ कि चाहे वो क्रॉनिक डिजीज हो या एक्यूट डिजीज हो या पुराना हो या नया रोगी हो, सभी में माजमा इन्वॉल्व है। चाहे वह लैटेंट सोरा के रूप में हो या सोरा के रूप में होगा, फुल ब्लोन सोरा के रूप में होगा या साइकोसिस, लेकिन सभी में सोरा का ये माइंड का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसीलिए सिम्टम्स जो रिप्रेजेंट करता है, कोई भी सिम्टम्स जो रिप्रेजेंट करता है, अपने आप में माजमा को ही रिप्रेजेंट करता है। इसलिए माजमा के चक्कर में ज्यादा मियाजमा, दिमाग को हाँ, खपाना मियाजमा एक तरह का कॉज है। मियाजमा के थ्रू एक्सप्रेस सिम्टम्स उसका एक्सप्रेशन है, हम एक तरह से कह सकते हैं। हाँ जी। हाँ, बहुत 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 ये आपने सही कहा कि माजमा एक पोजीशन है और सिम्टम्स उसका एक्सप्रेशन है। तो जो हाँ जी सिम्टम्स आ रहा है वो तो माजमा ही हो गया ना। तो इसलिए अलग, और सिम्टम्स को माजमा से अलग होकर के कैसे हम सोचते हैं। और बिल्कुल जब बिल्कुल अलग सर। से सोचेंगे तो बिल्कुल दवा का लिमिटेशन हो जाता है बिल्कुल है ना। सर। दवा का हम लोगों बिल्कुल का सर। लिमिटेशन हो जाता है। ठीक बिल्कुल है। सर। तो हाँ जी आज सर। अपने बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन और थॉट्स भी बहुत, बहुत सभी को बोलने के, सभी को इसको सुनने का बहुत लोगों ने बहुत अच्छा ध्यान से सुना है, मुझे लग रहा है, क्योंकि हाँ जी लोग सर। इस पर जो सवाल कर रहे हैं। दीपमाला जी भी बहुत अच्छा, दीपमाला जी कल आपने ऐसा इसके लिए यहाँ पे तैयार एक और पूछा है, होम्योपैथिक नहीं एग्रीवेशन आफ्टर इंडिकेटेड मेडिसिन शुड एलोपैथी बी विड्रॉन। देखिए एलोपैथी विड्रॉन की ये है कि अगर कई बार अगर ऐसी एग्रीवेशन आ रही है जो माइल्ड है और बेरेबल है, मोस्टली हमें नहीं एडवाइस करना चाहिए कोई भी मेडिसिन लेने के लिए, या एलोपैथी विड्रॉ। मेरे पास भी बहुत सिम्टम पेशेंट आते हैं, जहाँ मैं पहले ही बता देती हूँ कि इसके बाद एग्रीवेशन होगी, और पेशेंट भी बेयर कर लेता है, क्योंकि उससे डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप बीच में कोई एलोपैथिक मेडिसिन या कुछ और आप दे देंगे, या कुछ ऐसा कर देंगे एक्यूट, अगर मेडिसिनल एग्रीवेशन है, तो उसको थोड़ा बेयर करने दे पेशेंट को। उससे वो अपने आप टेपर ऑफ हो जाएगी और आपका केस बहुत बढ़िया से उठ के आएगा। बस समय हो यही गया। कहना चाहूँ। हाँ जी। हाँ, किया ना सर। तो टाइम पूरा हो रहा है निशांत जी। यस सर। निशांत जी, तो नाउ यू जी कैन close the meeting and hand over to Dr. Bindu Raj. यस सर। डॉक्टर, थैंक यू हाँ, डॉक्टर नेहा। नेहा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थैंक यू सर। थैंक यू इस सर। फील्ड में आए, और फिर आप तो ऐसे भी हमारे आप हम लोग से अलग नहीं हैं, हम लोग के परिवार के ही सदस्य हैं, इसलिए आपको धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए, और इस तरह से हाँ जी सर। बिंदु राज। सेशन इज हैंडेड ओवर टू डॉक्टर बिंदु राज फॉर इंग्लिश। Thank you, Dr. M.K. Sahani. Sir, am I audible? या यू आर यस सर। यस Thank you, Doctor. Thank you, Dr. Neha. Thank you, Dr. Nishant. And